आज है ना 10 कुमार चरित है। 10 कुमार जो लिखा हुआ है वो दंडी के द्वारा लिखा गया है। दंडी की रचना है। दंडी ने गद्य काव्य में लिखा है। ये गद्य काव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो कथाएं होती हैं गद्य काव्य मतलब कथा, और एक आख्यायिका। कथा उसे बोला जाता है जो कवि के द्वारा कल्पित होती है, मतलब उसके अंदर कोई ऐतिहासिक घटना नहीं होती, केवल मात्र कवि के द्वारा कल्पित होती है। जैसे कादम्बरी है, बाण भट्ट की अपनी स्वतः रचना है। और आख्यायिका किसे कहते हैं? आख्यायिका उस ग्रंथ को कहते हैं जो इतिहास प्रसिद्ध हो, पहले ऐतिहासिक हो या पहले इतिहास में ऐसा हो चुका हो, अतीत की कोई घटना हो। तो जैसे हर्षचरित है, हर्षचरित भी बाण भट्ट ने लिखा, लेकिन हर्षचरित हर्षवर्धन की खुद की कथा है, इसलिए वो ऐतिहासिक कथा वस्तु है, इसलिए उसको आख्यायिका कहेंगे। और जो कथा कल्पित हो, कवि के द्वारा लिखी गई हो, कवि की खुद की कल्पना हो, उसे कथा नामक गद्य काव्य कहा जाता है। लेकिन जो 10 कुमार चरित है ना, वो उसमें कथा भी मिलती है और आख्यायिका भी मिलती है, मतलब दोनों टाइप का ग्रंथ है। इसमें कुछ राजाओं का ऐसा वर्णन है जो हमारे अतीत काल में इतिहास में प्रसिद्ध राजा हैं, और कुछ दंडी के द्वारा खुद की कल्पित कथा है। इसलिए 10 कुमार चरित जो है वो कथा और आख्यायिका दोनों का भेद है। ठीक है। अब 10 कुमार चरित जो है वो गद्य काव्य है और दंडी के द्वारा लिखा गया है। तो देखो कवि परिचय है इसका। जाते जगति वाल्मीकौ कवि इत्यभिधा अभवत् कवि इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दंडिनी। अर्थात उपयुक्त संदर्भ के आधार पर वाल्मीकि व व्यास के पश्चात अगर तृतीय कवि के रूप में कोई प्रसिद्ध है तो वो दंडी हैं। सबसे पहले तो वाल्मीकि हैं, क्योंकि वाल्मीकि को ही हम आदि कवि मानते हैं, आदि काव्य की रचना की है। उसके बाद महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है, तो दूसरे कवि हम वेद व्यास जी को मानते हैं लौकिक में। और इन दोनों के बाद अगर कोई प्रसिद्ध रूप में कवि है उसको दंडी मानते हैं, मतलब तीसरे नंबर का जो कवि है वो दंडी है। इनका जन्म आधुनिक कांचीवर नामक प्रसिद्ध नगर में हुआ है। यह महाकवि भारवी के प्रपौत्र माने जाते हैं। इनके पिता का नाम वीरदत्त है व माता का नाम गौरी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इनके पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी है। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। ये निराश्रय की तरह जंगलों में इधर उधर भटकते रहे। कुछ समय के पश्चात ये पल्लव नरेश की सभा में पहुँचे। ठीक है, पल्लव नरेश के आश्रित रहने वाले हैं और वहीं रहने लगे। कहा जाता है पल्लव नरेश के पुत्र की शिक्षा हेतु इन्होंने काव्यादर्श की रचना की। दंडी स्वयं शैव थे और दंडी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है, मतलब ये 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के बीच के माने जाते हैं। इन्होंने काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा नामक 3 ग्रंथों की रचना की है। देखो इनका समय है ना, हर किसी का याद रखना। पहले कालिदास आए थे, उनका 150 ईस्वी से माना जाता है। भारवी का हमने पढ़ा था 650 ईस्वी का था। और शिशुपाल वध जिन्होंने माघ ने लिखा उनका 700 750 का था। और श्री हर्ष जो थे उनका 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। अब हम दंडी का पढ़ रहे हैं तो दंडी 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं। सीधा ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भारवी का कौन सा समय है, दंडी का कौन सा समय है, क्योंकि ये लगभग होते हैं। इनका कोई अपना खुद का ये नहीं है कि एग्जैक्ट समय यही है। लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाता है कि क्रमशः लगाइए। जैसे 4-5 कवि दे देंगे, आपको ये दे देंगे कि अवरोह क्रम में लगाइए या आरोह क्रम में, मतलब कौन सबसे पहले आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन। तो इसलिए ना आपको ज़रूरी है याद रखना कि किसका कौन सा समय है। तो दंडी का जो समय है वो 7वीं 8वीं के मध्य का माना जाता है। और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। काव्यादर्श लिखा है, 10 कुमार चरित लिखा है और एक अवंती सुंदरी कथा लिखी है। त्रयो अग्नयः त्रयो देवाः त्रयो वेदा त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। अर्थात लोक में 3 अग्नि, 3 देव, 3 वेद, 3 गुण और 3 प्रकार के दंडी के 3 प्रबंधों का उल्लेख मिलता है। इनकी प्रशंसनीय वाक्य के लिए लिखा गया है ये श्लोक। अब है 10 कुमार चरित का विषय। 10 कुमार चरित एक आख्यान प्रधान एक गद्य काव्य नाटक है, गद्य काव्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ 3 भागों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ में पहले पूर्व पीठिका है जिसमें 5 उच्छ्वास हैं। उसके बाद इसमें उच्छ्वास लिखे गए हैं जिनमें 8 उच्छ्वास हैं। और उसके बाद उत्तर पीठिका लिखी है दंडी ने। उत्तर पीठिका में इन्होंने उपसंहार दिया है या निष्कर्ष जिसको हम बोलते हैं। तो 5 साढ़े 5 पेजों में वो उत्तर पीठिका दी हुई है। तो इस प्रकार से जो गद्य काव्य है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहले पूर्व पीठिका है, फिर उच्छ्वास है, फिर उत्तर पीठिका है।
पूर्व पीठिका नामक खंड में 5 उच्छ्वास हैं। फिर 8 उच्छ्वासों में 10 कुमारों की कहानियों का चरित्र वर्णन है, क्योंकि इसमें 10 कुमार की कहानियां हैं, 10 कुमारों की कहानियां हैं। इसी वजह से इस गद्य का नाम जो है वो 10 कुमार चरित है। और तत्पश्चात 5 साढ़े 5 पृष्ठों की उत्तर पीठिका मानी जाती है, अर्थात 5 और साढ़े 5 पृष्ठ उत्तर पीठिका को लेकर के लिखे गए हैं। राजवाहन, अवंती सुंदरी, राजहंस, मानसार, पुष्पोद्भव, अर्थपाल, वैश्रवण, सिंधुदत्त, पद्मोद्भव, अपहारवर्मा, उपहारवर्मा, प्रमति इत्यादि का विशेष वर्णन इनके अंतर्गत मिलता है। ये सारे कुमार हैं जो नाम आए हैं, राजवाहन, राजहंस, पुष्पोद्भव हैं, अपहारवर्मा, उपहारवर्मा, प्रमति इत्यादि, ये 10 राजकुमार थे। यह कथा गुणाढ़ की बृहत कथा के ऊपर आधारित है। गुणाढ़ की कोई बृहत कथा लिखी गई है जिसमें कल्पित कथाएं ज़्यादा पाई जाती हैं, तो गुणाढ़ ने लिखी है, उसी के ऊपर ये आधारित है, अर्थात गुणाढ़ की बृहत कथा ही इस गद्य काव्य का उपजीव्य है। 10 कुमार चरित की कथाओं में तो जुआ, जादू टोना, लूटमार, हिंसा, छल कपट, पर स्त्री हरण व अवैध प्रेम, पाखंडी साधु, दुष्चरित स्त्रियां, कामांध मनुष्य इत्यादि पर आधारित है। मतलब इनके अंतर्गत इन सब के कुछ कुछ अंश मिलते हैं। कहीं जादू टोना मिलता है, कहीं लूटमार, हिंसा, छल कपट, कहीं पाखंडी साधु इत्यादि के बारे में वर्णन है। इसमें तपस्वी मारीच एवं वैश्या काम मंजरी की कथा या कंदुक नृत्य इत्यादि का वर्णन मिलता है। एक बार प्रश्न आया था कि वैश्या काम मंजरी की कथा कहाँ पर वर्णित है, तो आपको इनका मुख्य जो विषय है वो याद रखना है। जैसे वैश्या काम मंजरी की कथा, कंदुक नृत्य इत्यादि ये 10 कुमार चरित का विषय है। यह एक सुंदर गद्य काव्य है। इसका कथानक राजवाहन आदि 10 कुमारों की यात्रा विलास आदि के आधार पर बड़ा ही रोमांचपूर्ण एवं सजीव बन पड़ा है। मालव राज द्वारा पराजित होने पर मगध देश के राजा राजहंस को विंध्याचल के जंगलों में शरण लेनी पड़ी थी। पहले यहाँ के मगध देश के जो राजा हुआ करते थे वो राजहंस थे, और ये किससे पराजित हो गए थे, तो मालवाधिपति से पराजित हो गए थे, मालव राज से। तो मालव राज इसके वो बन जाएंगे, प्रतिनायक बन जाएंगे, ठीक है। अब राजहंस तो छुप गए थे जाकर के विंध्याचल, बाकी राज्य का जो सारा भार था वो राजहंस के पुत्र राजवाहन के ऊपर था, ठीक है। तो इनके पुत्र का नाम है, राजहंस के पुत्र का नाम राजवाहन था। इस राजहंस के मंत्रियों पुत्रों सहित ये 10 कुमार थे। इसके एक तो खुद का पुत्र था, बाकी इसके जो मंत्री थे उनके जो पुत्र मिला करके ये कुल कुमार 10 थे, इसलिए इसका नाम 10 कुमार है। इन राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा एक ही साथ होती थी। ये सभी राजकुमार राजहंस को खोजने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो विंध्याचल की साइड छिपे हुए थे, तो सारे के सारे 10 जो राजकुमार थे वो इनको खोजने के लिए निकल जाते हैं, और अपने अपने अभियान के समय सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अंत में सभी राजवाहन को मिलते हैं और अपनी विजय गाथा सुनाते हैं। इन्हीं विजय गाथाओं का जो संग्रह है वो 10 कुमार चरित कहलाता है। दंडी के पात्रों की विशेषता है कि वे कभी भी भाग्य के अधीन नहीं रहते हैं, पौरुष बल पर भी अपने जीवन के साहसिक कार्यों को करते हैं। प्रथम उच्छ्वास है, इसमें राजवाहन चरित्र की समाप्ति है। द्वितीय उच्छ्वास है, यहाँ पर अपहार वर्मा का चरित्र मिलता है। तृतीय उच्छ्वास में उपहार वर्मा का चरित्र है। चतुर्थ उच्छ्वास में अर्थपाल का चरित्र है, और पंचम उच्छ्वास में प्रमति का चरित्र है। षष्ठम उच्छ्वास में मित्रगुप्त का चरित्र, और सप्तम उच्छ्वास में मंत्रगुप्त का, और अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत का चरित्र है। जो हमारे नेट में लगा हुआ वो अष्टम उच्छ्वास ही है, यहाँ हमारे विश्रुत का चरित्र चित्रण आएगा। तो इस प्रकार से 8 उच्छ्वास, 8 उच्छ्वासों में किस किस का वर्णन है ये दर्शाया गया है। अब उत्तर पीठिका भी थी जो 5 साढ़े 5 पेज की है, तो इसमें सभी प्रकार राजहंस व वसुमती से मिलते हैं, क्योंकि राजहंस को वो ढूंढ लेते हैं 10 राजकुमार, और राजहंस की जो पत्नी थी अर्थात राजवाहन की जो माता है वो वसुमती हैं, इनसे मिलते हैं। और राजहंस 10 कुमारों को अपना जीता हुआ राज्य दे करके जंगल में वानप्रस्थ स्वीकार कर लेते हैं। सभी अर्थात जो 10 राजकुमार थे उन्होंने अपने अपने राज्यों को नीतिपूर्ण शासन किया। अब अष्टम उच्छ्वास। अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत का चरित्र चित्रण है। ये तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत का चरित्र चित्रण है। अष्टम उच्छ्वास की जो कथा है वो वसुरक्षित विश्रुत को सुनाता है। कोई वसुरक्षित है, तो वसुरक्षित कौन है, तो पहले एक राजा हुए हैं अनंत वर्मा के, अनंत वर्मा नाम के राजा हुए हैं, और उन्हीं पुण्य वर्मा उनका पुत्र था। तो इन्हीं का जो मंत्री हुआ करता था, अनंत वर्मा के समय में भी
पुण्य वर्मा के समय में भी, और इनका भी आगे आकर के भास्कर वर्मा एक पुत्र आएगा। इन तीनों के समय में वसुरक्षित एक मंत्री हुआ करता था। तो उस राज्य की जो कथा थी, उस राज्य की जो घटना थी, उस राज्य पे जो बीता था, जो भी उसका कल था, अतीत था, वो सारी घटनाएं ये मंत्री विश्रुत को सुनाता है। विश्रुत एक राजकुमार था, इसको सुनाता है और कहता है कि पहले विदर्भ देश के राजा पुण्यवर्मा हुआ करते थे। ये विदर्भ देश की कथा है जो अष्टम उच्छ्वास में है, जो विश्रुत को सुनाई जाती है। तो विश्रुत से वसुरक्षित कहते हैं कि ये विदर्भ देश के पहले एक राजा हुआ करते थे पुण्यवर्मा, और मैं उनका मंत्री हूँ। उन्हीं पुण्यवर्मा के अनंत वर्मा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, और अनंत वर्मा से फिर भास्कर वर्मा उत्पन्न हुआ था। तो तीनों पितामह, पिता और मतलब पुत्र तीनों हैं। तीनों के समय में वसुरक्षित ही एक मंत्री हैं। भास्कर वर्मा की जो माता है वो वसुंधरा हैं, और बहन का नाम मंजू वाहिनी था। वसंत भानु नामक शत्रु भास्कर वर्मा के पिता अनंत वर्मा की मृत्यु कर देता है। मतलब एक भास्कर नाम का शत्रु है जो अनंत वर्मा की मृत्यु कर देता है और अपने सारे राज्य को अपने अधिकार में करना चाहता है। परंतु उसी समय वसुंधरा अपने पति का एक चचेरा भाई जो मित्र वर्मा नाम है जिसका, उसके पास पहुंचती और सारे राज्य की बागडोर उसके हाथ में सौंप देती है। लेकिन मित्र वर्मा स्वयं राज्य के लालच में आकर के भास्कर वर्मा अर्थात अनंत वर्मा का जो पुत्र भास्कर वर्मा था उसको मारना चाहता है। तो वसुंधरा को ये ज्ञात होते ही भास्कर वर्मा अपने मंत्री वसुरक्षित के पास भेज देती है, अर्थात अपने पुत्र जो है भास्कर वर्मा को अपने मंत्री वसुरक्षित के पास भेज देती है। ये सारी कथा वसुरक्षित विश्रुत को सुनाता है, और विश्रुत ये सारी कथा सुन करके प्रतिज्ञा करता है कि ये संपूर्ण राज्य भास्कर वर्मा का है और मैं इससे ये राज्य दिलवा कर रहूँगा। विश्रुत के पिता का नाम सुश्रुत है। विश्रुत मित्र वर्मा को मरवा करके संपूर्ण राज्य भास्कर वर्मा को दे देता है और भास्कर वर्मा की बहन मंजू वाहिनी से विवाह कर लेता है। इस प्रकार अष्टम उच्छ्वास का अंत हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों का अगर वर्णन मिलता है वो 10 कुमार चरित में, क्योंकि 10 कुमार चरित में 10 कुमारों का वर्णन है, तो 10 कुमारियों का वर्णन है। इससे अलावा कहीं वैश्या, काम, मंजरी इत्यादि या और भी स्त्रियों का काफ़ी वर्णन है। तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों का वर्णन 10 कुमार चरित में पाया जाता है। प्रणेता दंडी हैं। पिता का नाम वीरदत्त है, माता का नाम गौरी है। समय इनका 600 ईस्वी का है। प्रमुख रचनाएं इन्होंने 3 लिखी हैं। काव्यादर्श लिखा है, 10 कुमार चरित लिखा है और अवंती सुंदरी कथा लिखी है। पहले काव्यादर्श हमारे लगता था लेकिन अभी नहीं है, अभी केवल मात्र इनकी एक ही रचना लगती है जो है 10 कुमार चरित, और 10 कुमार चरित का भी अष्टम उच्छ्वास हमारे विषय में लिया गया है। उपजीव्य है इनका गुणाढ़ की बृहत कथा का प्रभाव इसके ऊपर दिखता है, अर्थात जो 10 कुमार चरित है वो कहाँ से लिया गया है, तो गुणाढ़कृत बृहत कथा से लिया गया है। काव्य का स्वरूप कथा व आख्यायिका दोनों है, मतलब कवि कल्पित भी है और ऐतिहासिक भी है। शैली इसकी वैदर्भी शैली है। गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है, और प्रमुख वर्णन इसमें पुष्पपुर का वर्णन है, इंद्रजाल, काम मंजरी का वृत्तांत, विदेह, कल्प सुंदरी, कनक लेखा इत्यादि का वर्णन मिलता है। रस इसमें अद्भुत रस है, और नांदी पाठ इसमें नमस्कारात्मक नांदी पाठ है, अर्थात मंगलाचरण है। विष्णु के वामन अवतार की पूजा की गई है। दंडीना है पदलालित्यम, अर्थात दंडी का जो काव्य है वो पदलालित्य के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे महाकवि कालिदास के काव्य हैं वो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, और भारवी के जो काव्य हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, और दंडी ने जो काव्य लिखे हैं वो पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही श्री हर्ष का जो काव्य है वो भी पदलालित्य के हैं, और माघ का जो काव्य है वो पदलालित्य, अर्थ गौरव और उपमा तीनों से ही लिया गया। हमने पढ़ा था उस दिन माघे संति त्रयोगुणा। गद्य कवि नाम निक्सम वदंती, अर्थात गद्य है वो कवियों की कसौटी कही जाती है। ठीक है, ये था हमारा 10 कुमार चरित। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। गद्य काव्य है इसलिए इसमें सूक्ति मिलना तो मुश्किल ही है। गद्यात्मक में सूक्ति बहुत मुश्किल से ही मिलती हैं, क्योंकि सूक्तियों का प्रयोग पद्य में ज़्यादा किया जाता है, इसलिए सूक्ति तो इसकी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये सब देखना है, सामान्य इसका परिचय देखना है, कितने उच्छ्वास हैं, किस उच्छ्वास में किसका वर्णन है, या फिर इंद्रजाल इत्यादि, काम मंजरी इत्यादि का वर्णन कहाँ मिलता है, आपसे पूछ लिया जाएगा। दंडी के बारे में पूछ लिया जाएगा, वो किस राजा के आश्रित रहते थे, उनके माता पिता का नाम क्या है, या उनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो या उसकी जो रचनाएं 10 कुमार चरित है वो किसके ऊपर आधारित है, कौन सी शैली में लिखी गई, कौन से गुण में लिखी गई है, या स्त्रियों का सबसे ज़्यादा वर्णन कहाँ मिलता है। इन सब मतलब नमस्कारात्मक इसका नांदी पाठ कैसा है, रस कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।